तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा 797वां यानी 797 सेशन है हिंदी वेबिनार का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, IFPH दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 7:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले भी हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर दीपक जगताप। डॉक्टर दीपक हमारे साथ पहले भी अलग अलग टॉपिक्स पे जुड़ चुके हैं और आज भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं, होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। कैसे हम करते हैं किडनी स्टोन्स के लिए, क्या क्या मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्पेसिफिक, उसके ऊपर डॉक्टर जगताप अपना सेशन करेंगे। सर का एक छोटा सा इंट्रो में देना चाहूंगी। पिछले 33 साल से कंसल्टेंट होम्योपैथ हैं और दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे, सुश्रुत हॉस्पिटल पुणे में काम करते हैं। जगताप नाम का क्लिनिक है अपना इनका, और काफी आर्टिकल्स भी लिखे हैं अलग अलग उस पे। 500 लेक्चर करे हैं होम्योपैथी पे, नेशनली और इंटरनेशनली। अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस मिला है फ्रॉम बीट कॉलेज एंड हनुमान जीवन गौरव पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। तो डॉक्टर जगताप आज का सेशन शुरू करेंगे सर। वेलकम सर। जी, सभी को गुड इवनिंग एंड नमस्कार। पहले तो डॉक्टर मृदुल साहनी सर का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लगभग 797 जो सेशंस हुए हैं उसमें से आज मुझे 8वीं बार यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित किया उन्होंने। इसके लिए मैं उनके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके साथ ही अभी डॉक्टर राम शाह सर तो मेरे हर एक लेक्चर में मैंने उनको देखा है। डॉक्टर नेहा कक्कर जी जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया आपके साथ आज की शाम के लिए, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर ऐश्वर्या, डॉक्टर बाला साहेब बारंगड़े फ्रॉम महाराष्ट्र, ही इज फ्रॉम पुणे डिस्ट्रिक्ट दौंड, एंड डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर ऐश्वर्या, और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं इन सभी का स्वागत भी करता हूं इस मंच पर और जुड़ने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सोचेंगे, मतलब आज मैं विचार रखने वाला हूं कि हाउ टू मैनेज किडनी स्टोन डिसऑर्डर। तो सर्जरी का अगर आप बुक देखेंगे मॉडर्न मेडिसिन का, या फिर एनाटॉमी का इवन BC चौरसिया का बुक खोलेंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो वहां पर पहला ही सेंटेंस है, किडनी स्टोन इज अ सर्जिकल डिसऑर्डर। बिल्कुल एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है मॉडर्न मेडिसिन द्वारा कि किडनी स्टोन इज अ सर्जिकल डिसऑर्डर। लेकिन होम्योपैथी में सबसे ज्यादा काम जो हुआ है आयुष डिपार्टमेंट के अपने जो भी अदर पैथीज है उसमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन काम पथरियों की बीमारी के बारे में। पथरियां मतलब मैं गॉल स्टोन को भी इंक्लूड कर रहा हूं, मैं पैंक्रियाटिक डक्ट कैलकुल का को भी इंक्लूड कर रहा हूं, इवन पैराटिड कैलकुलस और किडनी स्टोन्स। तो जहां जहां पर भी पथरियां शरीर में बनती है वहां पर होम्योपैथी सबसे कारगर पैथी सिद्ध हुई है। ये मैं अपने 33 साल के अनुभव से आपको बता रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों को, जो भी लोग जुड़ते जाते हैं उनको आ, ये है कि चलिए आप डॉक्टर जगताप पहले हमें दवाई बताइए, हमें बाकी कुछ इंटरेस्ट नहीं है आपका सुनने में। एक्चुअली ये लेक्चर में मैं ये सब मॉडल्स आपके सामने लेकर बैठा हूं। ये मेरे क्लिनिक में आ, कई सालों से मैं इन्हें इस्तेमाल कर रहा हूं, बिकॉज मैंने बहुत सारा काम किडनीज के ऊपर, एक्सीटरी सिस्टम के ऊपर और किडनी स्टोन की बीमारी के बारे में आज तक पिछले 33 साल में बहुत बहुत काम किया है। तो मुझे पेशेंट्स को समझाने के लिए
ये सभी मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। तो पहले जिनको रेमेडीज के बारे में जानना है ना, मैं धड़ाधड़ एकदम आपको लिस्ट बता देता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट दवाइयां है। अर्जेंटम नाइट्रिकम है, एपिस मेलिका। अर्जेंटम नाइट्रिकम में देर इज अ terrific desire for sugar. Apis mellifica, burning maturation is a very characteristic. Edema, edema and anasarca, edema all over body, retention of fluid inside the body, as well as there is a severe burning maturation, cystitis and urethritis. Benzoic acid है, Berberis vulgaris, one of the king remedy for kidney stone. कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया रिनालिस, जो कि किडनी स्टोन से ही बनाई जाने वाली दवाई है। कैंथेरिस है, हेड्रांजिया है, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका, सारसापरिला, परेरिया ब्राभा, ऑसिमम कैन, सॉलिडिगो, आइपोमियानिल, टबैकम, युवा अरसी जैसी दवाइयां मैं बहुत सारी बार पिछले 33 सालों में मैंने इस्तेमाल की है। पेन मैनेजमेंट के लिए, रिनल कोलिक के लिए आप बेलाडोना, डायोस्कोरिया, मैकफॉस से लेकर कोलोसिन से लेकर टेरिबियंथैनम, टेरिबियंथैनम में सीवियर यूरेट्रिक कोलिक के लिए टेरिबियंथैनम ड्रग बहुत कारगर साबित हुआ है। अब ये ड्रग्स की सूची हो गई। कई ड्रग्स मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा जैसे वक्त को देखते हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है किडनी स्टोन में इज साइंस एंड सिम्टम्स। आपको जबकि पहली बार पेशेंट को जब तकलीफ होती तो निश्चित रूप से कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है कि जो किडनी स्टोन के तरफ इशारा करते हैं। तो एक तो सीवियर बैकएक, मतलब लंबर रीजन में दर्द, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, जिस साइड में पथरी है, जिस गुर्दे में, दाएं या बाएं गुर्दे में है, वहां पर सीवियर बैकएक इन लंबर रीजन, पीठ में दर्द शुरू होता है और वो आगे के तरफ बढ़ के सामने से होकर के नीचे तक, लोअर एब्डोमेन तक, और कई बार इन मेल ये टेस्टिस तक जाता है। इन फीमेल इट कैन गो टू लेबियाज एज वेल एज टू द थाइज। दिस इज अ रेडिएशन ऑफ पेन which can happen in kidney stone as well as जैसे जैसे उसका प्रवास ऊपर से नीचे तक होता है तो उसका ठिकाना भी, दर्द का ठिकाना भी बदल जाता है। ये एक बात हुई, पेन इन एब्डोमेन हैज टू बी देयर। दूसरी बात, कई बार सिर्फ वॉमिटिंग, नॉशिया, सीवियर नॉशिया एंड वॉमिटिंग could be, this could be only symptom which patient present with severe nausea, कि मुझे उल्टी नहीं हो रही लेकिन बहुत नौशिया फील हो रहा है। जिन्हें पहली बार पथरी हुई है वो यही प्रकार, इसी प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे। या फिर हमें दर्द के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर यहां से इपिगैस्ट्रिक पेन एंड विच इज ट्रेवलिंग राइट फ्रॉम right side to left side of the abdomen could be the biliary colic, especially epigastric. Severe epigastric pain is a pain of cholecystitis. अगर दर्द और कोलेसिस्टाइटिस में पीठ में भी दर्द होता है, चिलिडोनियम में डिस्क्राइब किया है कि डार्टिंग पेन विच गोज फ्रॉम इपिगैस्ट्रियम टू द टिप ऑफ राइट स्कैपुला, ये चिलिडोनियम का पिक्यूलियर सिम्टम है। बर्बेरिस में भी वही सिम्टम है। तो या तो बिलियरी कोलिक या फिर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। पेन्स के प्रकार भी अलग अलग है, मैं वो भी आपको क्लियर करता हूं। लेकिन पॉसिबिलिटी इज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन इन एब्डोमेन होता है, और दूसरी बात कि पेशेंट इवन अनेबल टू मूव। सबसे ज्यादा पेनफुल बीमारी है ये। पेन के बारे में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस स्टैंड्स एट नंबर 1। सेकंड वाली जो है दैट इज अ ट्यूबल प्रेगनेंसी विच हैपेंस इन फीमेल।
ट्यूबल प्रेगनेंसी, अगर हमें बहुत सारी बार, क्योंकि ये काफी मिसलीडिंग हो सकता है, पेन आइदर इन लेफ्ट इलियक फोसा और राइट इलियक फोसा, अगर राइट इलियक फोसा में है तो हमें अपेंडिसाइटिस का भी शक होता है, लेकिन ये डिफर करता है एक दूसरे से, मैं वो भी मैं समझाता हूं। तो अपेंडिसाइटिस की भी एक पॉसिबिलिटी है अगर राइट इलियक फोसा में दर्द है और ट्यूबल प्रेगनेंसी है, तो इट हैज टू बी इवेल्युएटेड विथ सोनोग्राफी। एंड क्लिनिकली तो पता चलता ही है कि देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ अमेनोरिया in that particular patient, amenorrhea for more than 2-3 weeks, ये एक सिम्टम। एंड अपेंडिसाइटिस में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, वॉमिटिंग अपेंडिसाइटिस में भी है, लेकिन पेन का तरीका देखिए। हार्ट में जब पेन होता है तो दैट इज अ डार्टिंग, मतलब भाले से कुछ ऐसे भोंका गया है, भाले से भोंका गया है, ऐसा पेन रहता है कार्डियक पेन में। यहां पैंक्रियाटिक पेन में भी इतना ज्यादा दर्द कि सांस लेने पर भी पेन होता है, सांस लेने पर भी दर्द होता है, तो और पेशेंट आपको बिल्कुल हाथ लगाने नहीं देता, जो कि किडनी स्टोन में ऐसा नहीं होता है। किडनी स्टोन में दर्द होता है, लेकिन किडनी स्टोन का पेन जो है, इट इज एट नंबर 3। फर्स्ट इज पैंक्रियाटिक एक्यूट pancreatitis, second is tubal pregnancy but the patient has to be female, and third is renal colic or ureteric colic। तो उसके साथ यूरिनरी कुछ सिम्टम्स होंगे, पेशाब में जलन हो सकती है, तो ये उसके एक्सेसरी सिम्टम है। उसके बाद nausea and vomiting is prominent in appendicitis and prominent in renal colic also, because vagus nerve, it supplies right to the stomach and upper half of the excretory system, upper half of the excretory system। तो ये बहुत मायने रखता है सब कुछ। अभी इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन में पहले तो एक्सरे केयूबी, प्लेन केयूबी एक्सरे, एक गुड क्वालिटी। आजकल तो डिजिटल एक्सरे आता है, तो डिजिटल एक्सरेज में उस मशीन पर ही फैसिलिटी है कि उसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जा सकता है। जो फिल्म हम प्राप्त करते हैं वो निगेटिव फिल्म है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में अल्टर करके देख सकते हैं कि कहीं पर किडनी रीजन में पथरी है, ये राइट किडनी है, दिस इज लेफ्ट किडनी, अगर यूरेटर में है, यूवी जंक्शन पर है, या फिर ब्लैडर में है, तो ये अच्छे एक्सरे पर पता चल सकता है। लेकिन उसके लिए बॉवेल प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है, और सुबह 10 बजे से पहले एक्सरे निकालना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आजकल सोनोग्राफी सभी तरफ अवेलेबल है, तो सोनोग्राफी से भी पता चलता है कि पथरी कहां पर है, किडनी की सिचुएशन क्या है, जिसके बारे में एक्सरे से पता नहीं चलेगा। अगर पथरी अगर फंस गई है यूरेटर में, तो कितना हाइड्रोनेफ्रोसिस है, कौन से ग्रेड का है, वेदर इट इज अ मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस कैन बी डिटेक्टेड ऑन sonography। A good sonography will help you, provided ये एक है, प्रोवाइडेड एक्सरेज में अगर स्टोन दिखा। कब कई बार ऐसे भी होता है कि सोनोग्राफी में बिकॉज ऑफ बॉवेल गैसेस, रेडियोलॉजिस्ट इज अनेबल टू ट्रेस आउट द फर्दर यूरेटर, अपर यूरेटर तक वो देख पाते हैं और नीचे के यूरेटर को देख नहीं पाते। एंड गुर्दे में स्वेलिंग है, मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और हाइड्रोयूरेटर, जितनी यूरेटर दिख रही है वहां तक हाइड्रोयूरेटर है, नीचे स्टोन का पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए और एक इंटरवेंशनल प्रोसीजर है, आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, जो कि सुबह में किया जाता है खाली पेट
करना है। इंट्रावेनस पाइलोग्राम के लिए ब्लड वेसल से एक डाई रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करना पड़ता है, और पहले 5 मिनट के अंदर अंदर, जो पहले प्लेन एक्सरे होगा उसके बाद 5 मिनट के बाद एक्सरे होगा, तो हमें पता चलता है कि किडनीज में डाई उतर रहा है। किडनीज में, दोनों किडनीज में। अगर समझो कि यहां पर लेफ्ट साइड पर किडनी में, यहां यूरेटर में पथरी फंस गई है, तो डाई यहां तक आएगा और जहां पर पथरी है वहां पर रुक जाता है, और राइट साइड से डाई पूरा निकल जाएगा। तो इसका मतलब जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है यूरेटर में, तो वहां तक आपको ट्रैक दिख पाएगा। और स्टोन पथरी तो वैसे भी प्लेन क्यूबी एक्सरे जो पहले वाला होता है वहां पर उसका पता भी चलता है। और ग्रेड ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इंट्रावेनस पाइलोग्राम में उसके 15 मिनट बाद यूरेटर्स में डाई पूरा भर जाता है, और आगे आधे घंटे में डाई पूरे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। और यहां आने के बाद एक्सक्रीशन, मतलब पेशेंट को पेशाब के लिए भेजा जाता है, और पेशाब होने के बाद कितना डाई बचता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसमें एक क्या है कि कई बार एक तो ये कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने से पहले ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किडनी फंक्शन में गड़बड़ी है तो हम डाई इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस अवस्था में अगली जो टेस्ट है दैट इज अ सीटी स्कैन। तो लेकिन आईवीपी से, एक अच्छे खासे आईवीपी से बहुत सारी चीजें पता चलती है कि दोनों साइड से एक्सक्रीशन का जो है मामला वो सही चल रहा है क्या, या फिर क्या कई बार क्या होता है कि डिलेड फंक्शन, पथरी यहां पर फंस गई है या फिर नहीं भी है, लेकिन राइट किडनी का फंक्शन अच्छा है और वहां से डाई पूरा निकल रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, और लेफ्ट किडनी में अभी अभी डाई आना शुरू हुआ है। दिस ये इसका मतलब ये है कि यहां पर या तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, अ, अगर पिछली बार कई बार उनको पथरी की शिकायत रही हो, और क्या है ना कि हम दवाई देते हैं, होम्योपैथ दवाई देता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी दवाई देता है, सर्जरी के लिए तो डायरेक्ट सर्जरी इज द चॉइस। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हर इलाके में कहीं ना कहीं कोई बाबा बैठा है, कोई भी आम आदमी, और बिल्कुल एकदम किसी देहात में किसी झाड़ियों में बैठा है, और वो कुछ ना कुछ बना के, बॉटल में बना के या फिर मछली में डाल के वो भी खिलाता है। तो उन्हें ना तो फिजियोलॉजी का पता है, ना ही एनाटॉमी का पता है, लेकिन वो दवाइयां बांटते जाते हैं। तो उसके कारण पेशेंट्स लैंड इन रीनल फेल्यूर। मैंने कई सारे, मेरे पुणे के डिस्ट्रिक्ट के आसपास, पुणे में भी एक जगह है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी एक जगह है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में भी एक जगह है, जहां पर कुछ वनस्पति की दवाई बनाकर कोई आम जो इंसान है वो देता है, और वहां पर लोग जाकर के वो दवाई लेते हैं, पथरी लेकर आते हैं, किसी की गिरती है नहीं गिरती है। लेकिन सबसे ज्यादा, और मैं आम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके डॉक्टर से ही मिलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बार ये पथरी हो गई, किसी दोस्त ने बताया तो चले गए उस बाबा के पास, तो ये खाने के कारण शायद किडनी का फंक्शन कम हो सकता है, या फिर आप नॉन फंक्शनिंग किडनी लेकर भी घूम रहे हैं। राइट किडनी पर, एक किडनी पर काम चल रहा है, इसलिए आपको पता भी नहीं चल रहा है कि एक किडनी आपकी काम ही नहीं कर रही है। शायद वो उसका आकार भी, अगर जब बहुत ज्यादा साल हो गए तो वो श्रिंक भी हो सकती है। तो ये जो दिक्कतें हैं
इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। सीटी स्कैन, एक्सरे हो गया, आईवीपी हो गया, सोनोग्राफी हो गया, और सीटी स्कैन में भी सीटी स्कैन तो बहुत ही बढ़िया तरकीब है। लेकिन क्या होता है कि एक हमारे मराठी में कहावत है, चाराण्याची कोंबडी आणि बारण्याचा मसाला। चाराण्याची कोंबड़ी मतलब 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला उसके लिए। ये सीटी स्कैन के बारे में होता है कि सीटी स्कैन के लिए लगभग 5-6 हजार रुपए लगते हैं और दवाई के लिए महज 2-2.5 हजार का काम हो जाता है। तो इसीलिए पेशेंट जल्दी तैयार नहीं होते, लेकिन ये उनके सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। उसमें क्या है कि पेशेंट अगर हमें पूछते हैं, बहुत सारी बार ये पेशेंट से सवाल आता है कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि ये मेरी पथरी गिरेगी और ये पिघल जाएगी, और पिघलेगी तो कितने दिन के लिए मुझे दवाई खानी पड़ेगी? तो मेरा सीधा सा आंसर होता है कि भाई साहब आपने सिर्फ एक्सरे या सोनोग्राफी की है, जहां पर पथरी की डेंसिटी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये उसका उत्तर है। डेंसिटी बहुत मायने रखती है, उसकी घनता जो है पथरी की, वो बहुत मायने रखती है आपको टाइम प्रेडिक्ट करने के लिए कि कितने दिन में पिघलेगी और कब तक पिघलेगी, या भी नहीं भी पिघलेगी और आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। ये उसके लिए सीटी स्कैन बहुत ही लाभदायक इन्वेस्टिगेशन है, जहां पर अगर समझो कि पेशेंट्स क्या है ना, एकाध पथरी ऐसे यूरेटर में आ गई तो दौड़ के आपके पास चले आते हैं, हम दवाई दे देते हैं, वो निकल जाता है, और बाद में दे आर वेरी रिलक्टेंट कि आप वो देखते ही नहीं है, सालों साल देखते नहीं है, और तब जाके पता चलता है कि किडनी में बहुत बड़ी पथरी है। बहुत 2 सेंटीमीटर, 2 एंड 22 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 22 मिलीमीटर। तो ऐसी पथरी के लिए सीटी स्कैन में 1,500 से ऊपर, मतलब 1400 से ऊपर अगर HU हर्ट्स में डेंसिटी नापी जाती है, तो अगर 1400 से भी ज्यादा डेंसिटी है, तो इसका मतलब सीधा साधा है कि ये पथरी जो है, ये बहुत सालों से तैयार हुई है। मेरे पास अभी ये एक पथरी आप देख सकते हैं। दिस इज 20 मिलीमीटर स्टोन, ये पेशाब में मिला है पेशेंट को। दिस इज 20 मिलीमीटर का स्टोन है जो कि यूरिन में मिला था, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। दिस इज वेरी हार्ड, और उसे मूत खड़ा, खड़ा मतलब स्टोन, उसे स्टोन ही कहा जाता है, पथरी ही कहा जाता है। पथरी मतलब पथरी, पत्थर जितना ही हार्डनेस है उसका। तो 1500 से अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो बहुत सालों से तैयार होने वाला पथरी है, और उसे शायद सर्जिकल ट्रीटमेंट लग सकती है, आकार के अनुसार और जगह के अनुसार। अगर लोअर पोल में है और बहुत धीमे धीमे बढ़ रही तो जल्दबाजी नहीं है, लेकिन लग सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर समझो 900 से 1300 के बीच में है ना, इज अ मीडियम डेंसिटी। तो मीडियम डेंसिटी से हम बिल्कुल होम्योपैथी से बिल्कुल काम चल ही जाता है। और उसके भी नीचे 800 से भी नीचे समझो 400, 650, इतनी डेंसिटी है, तो 100% आप उन्हें गारंटी दे सकते हो है कि ये बिल्कुल निकल जाएगी, ये पिघल भी जाएगी, ये निकल भी जाएगी। हमें एक्सपेक्टेड क्या है, हम होम्योपैथिक दवाई से करते क्या है, ये बिल्कुल समझ लीजिए। देयर होम्योपैथिक ड्रग, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मदर टिंचर, चाहे वो मदर टिंचर हो, चाहे वो पोटेंसी के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑर्गन रेमेडी हो, या फिर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो। उसमें होता क्या है, 3D एक्शन: डिस्ट्रक्शन, डायलेटेशन एंड डायूरेसिस। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन, पिघलना, उसके टुकड़े टुकड़े होना, ये डिस्ट्रक्शन।
डायलिटेशन भी जरूरी है। अगर यूरेटर में स्टोन है तो डायलिटेशन जरूरी है। डायूरेसिस, पेशाब का बहाव भी ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा जोरदार, नॉर्मल जो अपना यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, समझो कोई इंसान दिन में 3 या 4 बार जाता है पेशाब के लिए, तो उसे 4 5 6 बार जाना महसूस होना चाहिए, अर्ज आनी चाहिए, तो पेशाब की क्वांटिटी थोड़ी बढ़नी चाहिए। और ये फिर इसके लिए ब्लैडर कैपेसिटी और ये सब अलग बातें हैं, जिसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ब्लैडर कैपेसिटी के अनुसार हर एक का जो थ्रेशोल्ड है वो अलग अलग है। लेकिन हमें चाहिए कि देयर शुड बी डिस्ट्रक्शन, डायलिटेशन एंड डायूरेसिस। डायूरेसिस ये हमें जरूरी है। मैंने ये कैंची रखी है यहां पर, मैंने सब सामान इकट्ठा करके रखा था। टीयरिंग पेन इज एक्सपीरियंस्ड इन किडनी स्टोन पेशेंट। टीयरिंग मतलब कागज हम या कपड़ा काटते हैं ना कैंची से, बिल्कुल उसी प्रकार से गुर्दे की जगह में, पीठ में, आगे की तरफ और नीचे ब्लैडर की तरफ रेडिएटिंग पेन, और वो टीयरिंग, या तो कैंची से काटा जा रहा है, इस प्रकार का दर्द पेशेंट महसूस करते हैं। तो ये डेंसिटी के बारे में मैंने बात आपसे की। क्वांटिटी ऑफ स्टोन तो नंबर ऑफ स्टोन्स यू कैन रियली, मैंने तो 96 स्टोन्स इन अ सिंगल पेशेंट, मैंने एक पेशेंट में 96 पथरियां मैंने निकाली है। मैं बहुत सारे यहां पर मैं ट्रे लेकर बैठा हूं। अभी मैं बात करूंगा टाइप ऑफ स्टोन्स पर। तो टाइप ऑफ स्टोन्स में ज्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट शायद आप लोग देख पाएंगे। तो कैल्शियम, जरा जस्ट होल्ड इट, कैल्शियम ऑक्सलेट इज क्वाइट अ स्पाइकी स्टोन, स्पंज जैसा दिखता है। इस कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी जो है, ये बिल्कुल आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही स्पाइक्स, जो हलवा रहता है ना भगवान के प्रसाद के लिए, काटेरी, हम मराठी में उसे हलवा ही बोलते हैं, काटेरी हलवा, बिल्कुल उस प्रकार से दिखता है। आ, और ये भी कैल्शियम ऑक्सलेट की ही पथरी है। ये आप जो बॉटल में ये, हाँ, इसके स्पाइक्स आप बिल्कुल ठीक तरह से देख पा रहे हैं। ये जो स्पाइकी है दैट इज अ कैल्शियम ऑक्सलेट। उसके साइड में जो है इज अ फॉस्फेट, फॉस्फेट स्टोन। फॉस्फेट स्टोन जो मैंने पहले दिखाया था वो भी फॉस्फेट का ही स्टोन था, ये भी फॉस्फेट का ही स्टोन है ये। और यूरेट्स जो है, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट और यूरेट। यूरेट्स ज्यादातर अ, देखिए यहां पर शायद आप देख पा रहे हैं, यस, ये जो यूरेट स्टोन जो है, ये उनका सरफेस जो है वो ज्यादा स्पाइकी नहीं होता है, स्मूथ सरफेस, एंड कलर इज ऑल्सो बिट येलोइश इन कलर, इज अ यूरेट। कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट और यूरेट, मैंने पिछले 33 साल में मैंने हजारों स्टोन्स, आज की तारीख में आज तक मैंने हजारों पेशेंट्स ठीक किए हैं। मानो शायद 20,000 से भी ज्यादा, क्योंकि 33 साल में 700 800 केसेस में ट्रीट करता हूं साल भर में, तो ये संख्या काफी बहुत ज्यादा है। तो ये उसके टाइप्स ऑफ स्टोन्स पर मैंने बात की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है मायाझम। पथरी होती ही क्यों है, पथरी होती ही क्यों है, इसके बारे में विचार होना चाहिए। मैंने 3 प्रकार के, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट और यूरेट, इन 3 प्रकारों पर चर्चा की है। और चौथा जो प्रकार है ये सिस्टाइन स्टोन, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में तैयार होता है। सिस्टाइन स्टोन कैसे होता है, तो मुर्गी का अंडा जैसा दिखता है ना,
तो बिल्कुल उस प्रकार का अंडे जैसा स्टोन ब्लैडर में हो सकता है। और ये किन लोगों में पॉसिबिलिटीज उसकी ज्यादा है, तो ये पॉसिबल है ओल्ड एज पेशेंट्स में, जहां पर ब्लैडर की क्षमता, उसकी इलास्टिसिटी कम हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी बेड रिडन पेशेंट बहुत दिनों तक, या फिर कोई कुछ पैरालिसिस का पेशेंट है, पैराप्लीजिया का पेशेंट है, हेमिप्लीजिया का पेशेंट है, ज्यादातर वो सोता ही लेटे रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स में सिस्टाइन स्टोन्स पाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, मेल फीमेल में एक छोटा सा एक अंतर मैं बताता हूं कि फीमेल यूरेथ्रा इज अराउंड 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। फीमेल यूरेथ्रा इज अराउंड 3 सेंटीमीटर। तो अगर दिस इज द यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर में पथरी आने के बाद बाहर निकलना फटक से संभव होता है फीमेल्स में, लेकिन मेल में ये थोड़ा कठिन मामला है। ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, और ये प्रोस्टेट है। यहां पर अपने आप ही 3 वॉल्व्स है पुरुष में। ये यूरेटर में लोअर पार्ट ऑफ यूवीजे, यूरेट्रोवसाइकल जंक्शन जिसे कहा जाता है, दिस इज अ यूवीजे, ये यूरेट्रोवसाइकल जंक्शन, ये यूरेट्रोवसाइकल जंक्शन। लेकिन ये आपको बिल्कुल सामने से दिख रहा है कि ये यहां पर है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लैडर के पीछे से एंटर होता है यूरेटर। तो जैसे ही ब्लैडर में यूरिन कलेक्शन हो जाता है, तो अपने आप यूरेटर पर प्रेशर आ जाता है और ये वॉल्व जैसा काम करता है। दैट इज व्हाई इसे फिजियोलॉजिकल वॉल्व कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल वॉल्व एक ये है। दूसरी बात मेल में क्या है कि प्रोस्टेट, अगर प्रोस्टेट की साइज ज्यादा है, सिस्टाइन स्टोन की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। सिस्टाइन ब्लैडर स्टोन की पॉसिबिलिटी, बिकॉज पेशाब कंप्लीटली बाहर नहीं आता है। सोनोग्राफी में समझो, सोनोग्राफी करते समय, पहली बार करते समय यूरिन इज अराउंड 250 सीसी, और जाने के बाद 90 सीसी या 100 सीसी रिमेनिंग। तो कंसिडरेबल अमाउंट इज रिमेनिंग बिहाइंड। ये एक कारण है कि सिस्टाइन स्टोन मेल में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो ये एक प्रोस्टेट का यहां पर स्पिंक्टर, एक प्रकार का वॉल्व तैयार हो गया, और यहां पर राइट एंगल है। ये राइट एंगल है और बाद में यूरेथ्रा है, पेनिस बाद में है। तो यहां ये जो एंगल है, यहां पर प्रोस्टैटिक यूरेथ्रल कैलकुलस, समझो हमने घाई गड़बड़ में आ, पथरी गिरा भी दी और वो फटक से निकल आई, तो फंसने का चांस होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रल पार्ट में। तो बिल्कुल भी गड़बड़ ना करे, पेशेंट को समझाइए। ऑपरेशन से तो ये बेहतर पर्याय है, ऑपरेशन से सबसे अच्छा। और ऑपरेशन से तुम्हारा जो जो पथरी अभी दिख रही है वो निकाल सकते हैं। शायद दोनों किडनी की एक साथ नहीं निकाली जा सकेगी, ये भी प्रॉब्लम है। उसके लिए एनास्थेशिया जरूरी है, उसके लिए हॉस्पिटल स्टे जरूरी है, उसके लिए बहुत सारी दवाइयां जरूरी है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसके लिए खर्चा बहुत 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 अधिक है। तो ये सब देखते हुए पेशेंट तो अपने आप कन्विंस हो जाता है, और मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज आई एम ऑलरेडी, आप गूगल पर भी डालोगे किडनी स्टोन इन पुणे, तो मेरा ही नाम आ जाता है गूगल पर। तो ये काम मैंने बहुत सारा किया है। तो मैं आता हूं अभी मायाजम की तरफ। मायाजम्स में ऐसी कौन सी बात है कि स्टोन फॉर्मेशन होता है? बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे कि जिनको किडनी स्टोन भी है और गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, या फिर जहां पर भी फ्लूइड जमा होता है वहां पर कोएगुलेशन की टेंडेंसी अधिक है।
ये पाया जाता है साइकोसिस मायाजम में। तो किडनी स्टोन के पीछे साइकोसिस मायाजम इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड नोटिसेबल मायाजम। अगर आपने किडनी स्टोन ट्रीट किया तो शायद अगर 3-4 साल बाद गॉल ब्लैडर में पथरी पाई जाती है, गॉल ब्लैडर का ठीक हुआ तो किसी को पैंक्रेटिक डक्ट में पथरी होती है, पैंक्रेटिक डक्ट में, लैक्रिमल डक्ट में भी पथरियां होती है और और तो और पैरोटिड ग्लैंड में भी पथरियां होती है। तो सॉल्टेशन और कोएगुलेशन, कोएगुलेट होना, और जिनको कुछ भी ये भी नहीं हो रहा है तो देन दे विल फॉर्म प्लाक्स इन द आर्टरीज, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सो मायाजम ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे साथियों, दोस्तों, और ज्यादातर करके जो जूनियर लोग हैं, तो ये बात समझा करो कि साइकोसिस इज प्रिडोमिनेंट इन किडनी स्टोन फॉर्मेशन, और जिसके लिए बर्बेरिस वल्गैरिस इज द टॉप मेडिसिन इन दैट। मैं और एक अनूठी बात आपको दिखाता हूं। ये एक लेडी का, जिसको पथरी की बीमारी थी, यहां पर यहां पर पथरी अटकी हुई है, जिसका सीटी स्कैन किया तो पता चला कि, क्योंकि मैंने दवाई दी तो मुझे पूरी गारंटी थी कि ये 2x4 होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैंने उसको सीटी स्कैन के लिए रेकमेंड किया। तो ये डबल मोइटी ऑफ राइट किडनी में दो पेल्विस और दो सेपरेट यूरेटर जो नीचे आकर के मिलते हैं, और यहां पर पथरी फंस गई है। ऐसा, दिस इज अ कंजेनाइटल एनामली। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक्सरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप शायद देख पाएंगे, आप शायद देख पाएंगे। आप थोड़ी सी नजर लगाइए। ये यहां पर पेल्विस में आपको दो दाग दिख रहे हैं, दो दाग दिख रहे हैं। ये लेडी आई थी मेरे पास, देखिए, आपको बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। जरा होल्ड इट नियर टू मी, थोड़ा कैमरे के पास। ये आपको बिल्कुल दिखेंगे कि यहां पर दो स्पॉट्स दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल पेन इन एब्डोमेन के लिए पेशेंट आई थी। देखा, पेन इन एब्डोमेन का पेशेंट आया था। तो लेडी, तो देखिए यहां पर पेल्विस में, आप, मैंने उस पर पेन से भी मार्क किया हुआ है, और यहां पर आपको कुछ दांत जैसा दिख रहा है, दांत जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दांत जैसा दिख रहा है। और ये दांत ही है, वो दांत ही है उस लेडी का, उस युवती का। वो जब आई थी मेरे पास, ये एक्सरे भी बहुत पुराने हैं, तो मैंने वो उनको संभाल के रखा है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में उसको मैं इस्तेमाल करता हूं। तो ये है डर्मोइड सिस्ट, जिसको बाद में ऑपरेट किया गया। उसमें डर्मोइड सिस्ट इज एम्ब्रियो इनसाइड एम्ब्रियो। तो उसमें मैच्योर दांत मिले, हेयर फॉलिकल्स मिली, बंडल ऑफ हेयर मिला, और इतना बड़ा डर्मोइड सिस्ट उसका निकाला गया। मायाजम्स की बात हुई। अब मैं आता हूं कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों पर। बर्बेरिस वल्गैरिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर रीनल स्टोन्स। बबलिंग सेंसेशन ध्यान में रखिए, बबलिंग सेंसेशन एंड ग्रुवागल्स का हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, और होम्योपैथी का हनीमान का साइकोसिस मायाजम का परफेक्ट एग्जाम्पल इज बर्बेरिस वल्गैरिस। हमें एंटीसाइकोटिक रेमेडी, किंग ऑफ साइकोसिस इज थूजा, इतना मन में बैठा है, लेकिन इक्वली बर्बेरिस वल्गैरिस इज एंड किंग ऑफ, यू कैन से किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक। तो ये परफेक्ट एंटीसाइकोटिक रेमेडी है, जिसमें रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, राइट फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म से लेकर के आप उसको यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
रैपिड चेंज इन सिम्टम्स, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, रैपिड चेंज। थर्स्टलेसनेस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल भूख भी नहीं है, उसको पानी पीने की भी इच्छा नहीं है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्बेरिस वल्गैरिस। पेन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कभी यहां पर दर्द हुआ, कभी आगे हुआ, कभी नीचे हुआ, कभी थाइज में हुआ, लाइक खाली बाय क्रोमिकम। इतना बर्बेरिस वल्गैरिस का पेन शिफ्टिंग प्रकार है। और टीयरिंग, मैंने जैसे ही आपको कहा कि एप्सिस में पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, वो ऐसे यूरेटर में मैंने कैंची से दिखाया, टीयरिंग टाइप ऑफ पेन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किडनी स्टोन डिसीज इटसेल्फ। तो उसमें कुछ, क्योंकि क्या है, हम पेन के अनुसार अगर रेपर्टरी में जाएंगे तो हमें बहुत सारे रेमेडीज टीयरिंग पेन के अंडर मिलेगी, लेकिन टीयरिंग पेन डू नॉट डिफरेंशिएट एनी ड्रग, वन ड्रग फ्रॉम अनदर ड्रग। ये बात समझिए। पल्सेटिंग पेन जो अपेंडिसाइटिस में देखा जाता है, या फिर लीवर एब्सिस में, pulsating throbbing type of pain is felt in abscess. Then hepatic as well as rheumatic conditions के लिए बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिलियरी स्टोन्स के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की भी उतनी ही महत्वपूर्ण दवाई है बर्बेरिस वल्गैरिस। Gouty constitution, raised uric acid level is characteristic of Berberis vulgaris. Bright red sediments in urine is characteristic of Berberis. It is indicated for cystitis and urethritis. बहुत ज्यादा जलन, cystitis and urethritis, पेशाब करते समय और पेशाब करने के बाद भी बहुत ज्यादा जलन होना, ये बर्बेरिस वल्गैरिस का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। बेंजोइक एसिड जो है, उसका यूरिक एसिड डायथेसिस है। स्टोन के प्रकार भी देखिए, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट एंड यूरेट। यूरेट के जो स्टोन्स बनते हैं, दे कंटेन लॉट ऑफ यूरिक एसिड इन दैट। तो या तो पेशेंट आपके पास गाउट की भी शिकायत करेगा। जॉइंट पेन्स भी है डॉक्टर साहेब, मेरे टोज में भी पेन है, उंगलियों में भी दर्द, जॉइंट्स में भी दर्द होता है, और ये अभी पथरी की बीमारी मुझे शुरू हुई है। ये जो है, ये कवर होता है बेंजोइक एसिड में। हाई कलर्ड यूरिन with very offensive smell of urine is characteristic of benzoic acid, as well as asthma. It's characteristic of benzoic acid. Benzoic acid, देखिए साइकोसिस का जो हमें प्रमाण हर जगह पर, जैसे कि डॉक्टर सीएम बोगर ने कहा है ना कि एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन विच इज सीन at 3 different places in the body confirms the miasm। तो आप अगर बर्बेरिस कंफर्म करना है तो पेशेंट में आपको लाइपोमास भी दिखेंगे, या फिर आपको वार्ड्स भी दिखेंगे, स्टोन्स भी है, और कुछ ट्यूमर की हिस्ट्री पहले भी रही होगी। तो आप थोड़ी छानबीन कीजिए, तो मायाज्म का पता अपने आप वो निकल के आता है आपके सामने। सिस्टाइटिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजोइक एसिड। हाइड्रांजिया, एक दवाई है हाइड्रांजिया। हाइड्रांजिया में ग्रेवल्स, छोटे छोटे स्टोन्स, बिल्कुल ज्वारी या बाजरे जैसी जो पथरियां होती है, और लगातार एक के बाद दो चार हो गई, दो चार हो गई, ये जो है, ये सिलसिला लगातार चलता है, तो उसमें हाइड्रांजिया एकदम इफेक्टिव मेडिसिन पाई जाती है। यूरेथ्राइटिस और यूरिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट इन हाइड्रांजिया। हाइड्रांजिया में जैसे कि सबाल सेरुलाटा में होता है, सबाल सेरुलाटा में प्रोस्टेट के कारण होता है, हाइड्रांजिया इज ऑल्सो गुड फॉर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। तो हाइड्रांजिया में प्रेशर देकर, फोर्स लगाकर यूरिन, पेशाब बाहर निकल सकता है। ये हाइड्रांजिया की कैरेक्टरिस्टिक है। एनलार्ज प्रोस्टेट एंड ग्रेट थर्स्ट। देखिए बर्बेरिस वल्गैरिस
is thirstless, Apis mellifica is thirstless, and hydrangea is thirsty. आगे चलता हूं, ऑसिमम कैन. ऑसिमम कैन, रिमेंबर KUB, यू का मतलब यूरेटर नहीं है, लेकिन किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा. KUB, किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा ध्यान में रखिए. किडनीज, पेन इन लंबर रीजन, pain in lower abdomen, and pain in constant pain in urethra is characteristic of ossimum can. It's characteristic of ossimum can. Uric acid diathesis with red sediments. रेड सेडिमेंट्स ये क्वाइट पॉसिबल है कैल्शियम ऑक्सलेट्स में. जब हम फिल्टर करके उन्हें रखते हैं तो बाद में दे बिकम ब्राउनिश और येलोइश इन कलर. तो हिमैचुरिया के कारण हमें लाल रंग की पाउडर या ईट का जो डस्ट निकलता है, बिल्कुल उस प्रकार की यूरिन में वो कण उसके पाए जाते हैं. ये ऑसिमम कैन की विशेषता है. और क्रैम्पी पेन, क्रैम्प्स आते हैं पीठ में, क्रैम्प्स आते हैं डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं. कॉकस कैक्टी, कॉकस कैक्टी, हम थ्रोट में इरिटेशन हो ऐसे करना पड़ता है. खांसी हो तो हमें खांसी के लिए और इसके लिए थ्रोट इरिटेशन के लिए हम हिपारसल्फ और कॉकस कैक्टी का विचार करते हैं. लेकिन कॉकस कैक्टाई इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस caused by ureteric stone. Is कॉकस कैक्टाई. सिस्टाइटिस इज मार्क्ड इन कॉकस कैक्टाई, ना कि वो सिर्फ खांसी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दवाई है. वो कॉकस कैक्टाई इज गुड फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑल्सो. सॉलिडिएगो विर्गायुरिया, सॉलिडैगो विर्गायुरिया. विर्गायुरिया बहुत प्रोनाउंसिएशन में बहुत तकलीफ होती है, आप जरा बोरिक या इसमें पढ़िए. विर्गायुरिया इज अ ट्यूबरकुलर डायथिसिस. सॉलिडैगो ट्यूबरकुलर डायथिसिस है. पेन एट रीनल एंगल, और सॉलिडैगो में यूरिन होता नहीं है, पेशाब होती नहीं है. दिस इज द प्रॉब्लम इन सॉलिडैगो. तो because of pain, it is quite possible that filtration becomes less. It affects GFR, glomerular filtration rate पर भी परिणाम पाया जाता है, अक्सर पाया जाता है किडनी स्टोन डिसऑर्डर में. अल्ब्यूमिनुरिया, बिकॉज ये कॉर्टेक्स तक, सॉलिडिएगो अफेक्ट्स राइट अप टू कॉर्टेक्स. जिस पेशेंट में स्टोन के साथ साथ अगर यूरिन एनालिसिस में बहुत ज्यादा 100-150 पस सेल्स है, काफी ज्यादा आरबीसीज 50 to 60 आरबीसीज है, फीवर भी है, तो पाइलाइटिस जिसे कहा जाता है, इन्फेक्शन ऑफ पेल्विस ऑफ किडनी, और जो कि कॉर्टेक्स, ये जो फिल्ट्रेशन का मामला है, यहां पर गड़बड़ हो जा सकती है. और यूरिया एंड क्रिएटिनिन could rise above, urea creatinine could rise above 1.50 and plus. तो उसमें सॉलिडिएगो का आप जरूर इस्तेमाल कीजिए. अल्बुमिनुरिया, अल्बुमिन इज आइडेंटिफाइड इन यूरिन एनालिसिस ओनली, जैसे कि पस सेल, कास्ट दिखते हैं, म्यूकस पाया जाता है. तो ये सॉलिडिएगो की कैरेक्टरिस्टिक्स है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट इज वेरी ऑफेंसिव यूरिन, लाइक ऑसिमम कैन, वेरी ऑफेंसिव यूरिन, फ्रॉदी यूरिन, एंड अल्ब्यूमिनुरिया, reddish brownish sediments are secreted or are passed in the urine. मैं तो क्या करता हूं ना कि मैं कोई भी बिस्लेरी का बॉटल जो रहता है, तो आमतौर पे वो
काफी पेचीदा रहता है, जिसे ब्लेड से भी कट कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ पेशेंट को इसका ढक्कन और नेक से वो उसे कट करो। 4-5 बॉटल आपके बाथरूम में रखो और उसमें यूरिन कलेक्ट करो। 1 घंटा उसे स्टैंड स्टिल रहने दीजिए और फिर आप ऊपर उठा के नीचे से देखिए, तो ये मैग्नीफाई भी करता है नीचे का जो उसका हिस्सा है, और वहां पर सेडिमेंट्स भी दिख जाते हैं। तो ये भी आप अक्सर सलाह दे सकते हैं कि दे आर वेरी इजी टू कट। बिस्लेरी या बाइली वाटर, जो भी मिनरल वाटर के बॉटल्स है, वो काफी हम ब्लेड से घर में भी काट सकते हैं। ब्लैडर कैलकुलस के लिए सॉलिडेको इज फॉर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट आल्सो एंड फॉर सिस्टाइन स्टोन्स। ब्लैडर कैलकुलस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। इसके अलावा टबैकम, इंडियन टोबैको, टोबैको से तंबाकू से तैयार की गई बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। टबैकम में सबसे जो इंपॉर्टेंट है इज नॉशिया, टेरिफिक नॉशिया। पेशेंट ऑफन फील्स टू वॉमिट, vomiting sensation, constant feeling of nausea is a characteristic, and icy cold sweat, पूरा बदन ठंडा पड़ जाता है because of pain also, and it is a characteristic of tobacco also. Tobacco is known antiseptic medicine like pyrogen. अगर पायलाइटिस, सॉलिडियागो और टबैकम का आप विचार बिल्कुल कर सकते हैं। एपिस मेलिफिका का विचार आप कर सकते हैं। इफ यूरिया क्रिएटिनिन इज रेज्ड, provided there is a stone, provided there is burning in the bladder and maturation, you can think of टबैकम, सॉलिडियागो, कैंथरिक्स जैसी दवाई, सारसापरिला, जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सारसापरिला, रेड सैंड इन यूरिन एंड टीयरिंग पेन इन द यूरेटर। टीयरिंग पेन जैसे पीठ से लेकर आगे तक दर्द होते जाता है, टू अप टू द वूम, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टबैकम। लेफ्ट रीनल कैलकुलस, टबैकम में लेफ्ट रीनल कैलकुलस अक्सर पाया जाता है। एंड पेन अलोंग द यूरेटर, यूरेटर का जो कोर्स है पीठ से लेकर आगे तक, अप टू द वुम, अप टू द लोअर एब्डोमेन, प्यूबिस सिम्फाइसिस इज इंडिकेशन ऑफ टबैकम। युवा अर्सी, युवा अर्सी इज वेरी प्रोमिनेंट ड्रग फॉर सिस्टाइन स्टोन, ब्लैडर स्टोन। मैंने बहुत सारी बार युवा अर्सी का प्रयोग किया है अपने ट्रीटमेंट में। हिमैचुरिया, पस, क्लॉट्स, पस के ऐसे मतलब जैसे बलगम निकलता है ना खांसने के बाद, बिल्कुल स्लाइमी यूरिन होती है युवा अर्सी में। तो युवा अर्सी ब्लैडर स्टोन के लिए सबसे बेहतरीन। अगर समझो कि पथरी यहां से यूरेटर से निकल करके ब्लैडर में आकर रुक गई है, तो योर ड्रग कैन चेंज आफ्टर से अबाउट 10-15 डेज की नेक्स्ट सोनोग्राफी में पाया गया है कि वो 3-4 पथरी थी, वो यूरेटर से या किडनी से निकल कर आई और अभी सिर्फ ब्लैडर में ही पथरियां पाई दिख रही है। तो जो पहले दिया था ड्रग, शायद वो चेंज हो करके युवा अर्सी तक आ सकता है। इट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड मेडिसिन। परेरिया ब्रावा जैसा मदर टिंचर, आप मदर टिंचर फॉर्म में परेरिया ब्रावा इज अ फंटास्टिक डायरेटिक मेडिसिन। it affects it affects very fast, very our pain, and urinary tract infection is very well taken care by Pareria brava mother tincture. Stigmata mitis is कॉर्न सिल्क, स्टिग्मेटा माइडिस जिसका कॉमन नेम है कॉर्न सिल्क, यूरिक एसिड एंड फॉस्फेटिक स्टोन्स, फॉस्फेट कैल्शियम यूरेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, दोनों भी स्टोन्स के लिए आप स्टिग्मेटा माइडिस का विचार कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन, डिसयूरिया, ब्लैडर में बहुत ज्यादा यूरिन सोनोग्राफी के दौरान
पेशेंट को इवन इफ दे void urine, they will hardly void 50% of urine, and still 50% remains inside the bladder, is characteristic of stigmata, red sand in urine like sarsaparilla osseum can, red sand in urine, hematuria, and vesical calculus also, cystine stones also are seen, cystitis is seen in stigmata also. मेरे हिसाब से मैंने ये कुछ दवाइयां डिस्क्राइब की, हालांकि बाकी बहुत लाइकोपोडियम भी है, टेरिबिएंथनम ओले इज वेरी गुड फॉर यूरेटरी कोलिक, डायस्कोरिया टू रिलीव पेन। तो ये दवाइयां बहुत सारी है। मेरा तो खुद का मानना है और मेरे 33 साल की प्रैक्टिस से मैंने करोड़ों रुपयों का जो यूरोलॉजिस्ट का इनकम था वो मेरे कारण कम हुआ। तो बिल्कुल उसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जितने भी होम्योपैथ्स हैं, ऑल आर सक्सेसफुली ट्रीटिंग किडनी स्टोन्स। तो मैं इस मंच के द्वारा आप अपना जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, तो मैं तो उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जबकि हमारा कॉटेज हॉस्पिटल तक आयुष डॉक्टर्स का प्रावधान महाराष्ट्र में तो है, आपके यहां भी होगा, बहुत सारी जगह पर होगा, लेकिन अगर कॉमन तरीके से आप इंसिस्ट करते हो कि आप पहले होम्योपैथी का प्रयोग करें 1 से 1.5 महीने तक, और अगर उससे नहीं लाभ हुआ तो आप सर्जरी के लिए जाए, तो मुझे लगता है हम 80% तक काम निपटा सकते हैं, 80% तक। और मेरे हिसाब से, मेरा बिल्कुल मानना है कि मेरे हिसाब से मैंने आज तक 95% पेशेंट्स को फिर से पथरी नहीं हुई है। जिनको 30-30 बार किडनी स्टोन्स हुआ था, उनको पथरी होना बंद हो गया है। 5% लोग जो है उनके लिए अलग कारण हो सकते हैं, इज हाई लेवल ऑफ पैराथार्मोन। तो उसके लिए पोटेशियम का सॉल्यूशन जो आता है मार्केट में, अपनी दवाई के साथ, होम्योपैथी दवाई के साथ पोटेशियम सॉल्यूशन अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो रिपीटेड स्टोन फॉर्मेशन पूर्णतः बंद हो सकता है। बस इसी आशा के साथ, और इसी आशा मतलब पूरे भारतवर्ष में किडनी स्टोन के लिए आयुष मंत्रालय अगर ये प्रोटोकॉल शुरू करती है, तो मुझे लगता है यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में होम्योपैथी का स्थान सबसे ऊपर रहेगा। इसी आशा के साथ आपकी विदा लेता हूं। जय हिंद। धन्यवाद दीपक जी। एक क्वेश्चन है डॉक्टर तारिक जी का, नॉट डायसोरिया बट एनुरिया, इसमें बता दीजिए। हाँ, डायसोरिया नहीं है लेकिन एनुरिया है। और दूसरा क्वेश्चन है, गॉल ब्लैडर और किडनी का स्टोन अगर दोनों जगह पर है, ये राघवेंद्र जी का क्वेश्चन है, गॉल ब्लैडर एंड किडनी दोनों में स्टोन है, तो वहां पर कैसे क्या करेंगे? गॉल ब्लैडर में और इसमें दोनों, चेलिडोनियम भी अच्छी दवाई है जो किडनी स्टोन के लिए भी इस्तेमाल होती है, और बर्बेरिस वल्गैरिस, बर्बेरिस वल्गैरिस इज यूज्ड। बर्बेरिस वल्गैरिस आप जरा थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो उसमें बिल्कुल लिखा है कि इट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर टू इंटेस्टाइन्स। ये क्लियर कट लाइन है बोरिक में लिखी हुई। तो बर्बेरिस वल्गैरिस, मैं ज्यादातर मैंने दवाई के बोलने से भी मैंने महत्वपूर्ण समझा कि ये स्मायजम के बारे में हम लोग सोचे कि ये बार बार क्यों होता है, और सॉल्ट, जहां पर भी सॉल्ट इकट्ठा होते तो उनका अमालगमेशन हो करके उनको इकट्ठा आने की मजबूरी क्यों बॉडी पैदा करती है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ साइकोसिस मायाजम। तो अक्सर मैंने पाया है कि गॉल स्टोन्स के साथ किडनी स्टोन्स भी है, और जो कि वेरी सक्सेसफुली ट्रीट हो सकते हैं। बस गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम ये है कि गॉल ब्लैडर का पाइप जो है वो ऊपर की साइड में है, यूरेटर जो है वो किडनी के
मोर देन हाफ पार्ट से भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। तो गॉल ब्लैडर का जैसे कि टंकी का ओवरफ्लो का पाइप ऊपर की तरफ रहता है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से गॉल ब्लैडर का पाइप जो है ऊपर रहने के कारण पथरी इज बीइंग अ हेवी सब्सटेंस, तो यहां से डक्ट में आकर फंसने की चांसेस रहते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज्यादा कोलेसिस्टाइटिस होगा और बहुत दर्द होगा, और ये ज्यादा डरने की बात नहीं है। हम बिल्कुल सक्सेसफुली वी कैन ट्रीट। थैंक यू डॉक्टर Coleslatinum is another drug for gallstone। हाँ, थैंक यू डॉक्टर दीपक, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। डॉक्टर नेहा कक्कर, सर कैन यू ट्रांसफर द यस सेशन टू सर, डॉक्टर? यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगताप का आज के सेशन के लिए। और इसी तरह आशा करती हूँ आगे भी हमारे को ऐसे ही हमारा ज्ञान वर्धन करते रहेंगे डॉक्टर दीपक अपने मेडिसिन और केसेस के द्वारा। तो धन्यवाद आपका। हमारे हिंदी सेशन का अब टाइम हो गया, और अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं डॉक्टर अजनी को ट्रांसफर करती हूँ।